Hello guys. So we have already learned about frequency counter method and I have discussed some problem related to frequency counter method कि हम लोग frequency counter method को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उसी frequency counter method को, उस सेम मैप मेथड को, जैसे आप लोग को मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था लास्ट क्लास में, उस सेम मेथड को हम लोग कैसे और प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड कुछ नई चीजें भी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बेसिकली। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट बार ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, विच इज मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। दिस वाज द प्रॉब्लम, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। अब इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमने एक एरे की मैप के थ्रू एक एरे के सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकाली, एक एरे के सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी। अब हमने क्या किया था कि उस फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे किस एलिमेंट की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो यहाँ बोला था मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर, वो देख के हमने उस नंबर को यहाँ पर आउटपुट कर दिया था। दिस वॉज आवर आंसर। बट यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे, बट यहाँ पर कैसे करना है हमें, ये चीज हमें पता करनी होगी। ओके, लेट्स सी। तो अब एक नया प्रॉब्लम हमारे पास आता है, फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन। ये प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही है, ठीक है। अब मैं इसको एरर कर देता हूँ। तो आपको देखा होगा लास्ट प्रॉब्लम में हमें एक एरर और एक एन दिया गया था, वही चीज हमें यहाँ भी दे रखी है। उसके के का कोई मतलब नहीं था वहां पर, ठीक है, दिया रखा है। बट थोड़ा सा चेंज है इस वाले। चेंज ये है कि हमें ये बताना होगा, हमें एक एरे रिटर्न करनी होगी और हमें ये बताना होगा कि इस पर्टिकुलर एरे में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डुप्लीकेट हैं। ओके, जो डुप्लीकेट है, और उन सारे एलिमेंट्स की हमें एक एरे आउटपुट करनी है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग एक एक एग्जांपल ले लें, तो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, was just setting up my pen tablet. Okay, yeah. So स्क्रीन सही है ना? ओके ओके। तो अब मान लो कि हमें एक एरे दे रखी है, ठीक है। लेट्स से एरे है 1 3 3 5 1 3। हमें ये एक एरे दे रखी, ओके। इस पर्टिकुलर एरे में हमें ये बताना है कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं या जो डुप्लीकेट एलिमेंट। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फाइंड यूनिक एलिमेंट्स इन एरे। चलो यहाँ फाइंड यूनिक एलिमेंट्स इन एरे, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता था। जैसे देखो अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये भी एक है, या उस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर आपको यूनिक नंबर्स, यूनिक एलिमेंट पता करने से, वो एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। ये एक अलग क्वेश्चन है कि आपको एक एरे में जो डुप्लीकेट्स एरे नंबर्स है वो बताने होंगे। हम लोग दोनों को समझेंगे, दोनों चीजें कैसे समझेंगे। तो पहला स्टेप तो अब बताओ यूनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। यूनिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक बार आ रहे होते हैं, सिर्फ एक बार प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो ये हमारे पास एरे है, ठीक? अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस एरे के यूनिक एलिमेंट्स कौन से, मतलब कौन से एलिमेंट्स सिर्फ एक बार आ रहे हैं, तो बोलोगे 5 और 7 जो हैं वो इसके यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब मैं बोलूंगा आप इसके डुप्लीकेट एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स। यू विल से दैट सर 1 एंड 3 आर द डुप्लीकेट एलिमेंट, बिकॉज अब देखो 1 जो है 2 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है, तो 1 एंड 3 आर द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। यही तो होगा, यही तो होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब देखो अगली चीज।
अगला हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, ठीक, चलो। अब देखो अगली चीज ये होगी यहाँ पर कि पहले, अब देखो हमें क्या करना है, डुप्लीकेट मतलब तो एक से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है, और यूनिक मतलब जो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है, मतलब वन है, इक्वल टू वन। बस जिनकी फ्रीक्वेंसी वन है वो यूनिक हो गए, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है वो डुप्लीकेट हो गए, बहुत सिंपल है। पहले चीज सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालना है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैप ले लेंगे नॉर्मली, जैसे लास्ट में लिया था, ठीक है। मैं फिर से एक बार कोड को रिवाइज करा दूंगा, मैं पिछले कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा ताकि आप लोग फिर से समझ जाओ उस चीज को, ठीक है। अब इस मैप में मैं क्या लिखूंगा, पहला एलिमेंट वन है, मैंने क्या किया, मैंने कहा मैप ऑफ वन इज इक्वल टू वन, क्योंकि पहले से कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब आया थ्री, मैंने लिखा मैप ऑफ थ्री इज इक्वल टू वन, सिंपली, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो अब फिर से थ्री आ गया, तो जब फिर से थ्री आया तो हमने मैप ऑफ थ्री इज इक्वल वन को हमने बढ़ा के टू कर दिया, वन को टू कर दिया। अब आया फाइव, तो मैप ऑफ फाइव इज इक्वल टू वन, अब फिर से वन आ गया, फिर से वन को टू कर दिया भाई, फिर से एक वन आ गया, फिर से थ्री आ गया, इस वाली टू को थ्री कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना। और अब सेवन आ गया, तो मैप ऑफ सेवन इज इक्वल टू वन, ओके। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। So what we are doing is कि if we have the frequency, so basically we are finding the frequency of each and every number of the array. Okay. Now the next part. The next is that we have to find a duplicate elements. So what is duplicate element? A duplicate element is which is present more than one time. Means basically whose frequency is greater than one, more than one. So we will simply iterate the complete map and we will find those elements whose frequency is more than one. Okay. So what? First of all, let's write a function for finding the frequency. Okay. So for that, in JavaScript we have a function called map. Okay, that we have a data structure called map basically. So it is a class and we have to create the object of it. So it will be like var mp is equal to new map. So basically, an object of this map class is created. Okay. Now what you will do is that for this particular map, we will store the frequency of elements in this map. So for that, we will first iterate through the given array. So we have taken for let I is equal to 0, I is less than or equal to array length. Basically हमें यहाँ पर दिया गया है, we are given with the length of the array. So we will use an I plus plus. Okay. Now हम लोग एक एक कैरेक्टर लेंगे, तो हमने लिया int नहीं, let x is equal to arr of I. Okay. After that, for each character we have to find its frequency. Fine. So आपको frequency कैसे? So first of all we'll check that whether that element is already present in the map. If mp dot has, so what is has? Has is used to check that whether a number is already present in map or not. If I write mp dot has x, that means that if x is already present or not. Okay. So if it is already present, so we will do a different thing. But if it is not present, so we will simply set a key value pair which is x, 1 कि हाँ अब x जो है एक बार प्रेजेंट है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल ही हो जाएगा। अब आते हैं mp डॉट सेट x, mp डॉट गेट, क्योंकि जो भी पहली हमारी थी उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू, उसमें हम +1 कर दें, तो x, mp डॉट गेट। सो mp डॉट गेट क्या देगा, mp डॉट गेट उसकी करंट फ्रीक्वेंसी देगा, और क्योंकि हमें एक और नया एलिमेंट मिला है हम उसमें +1 गेटिंग। ओके फाइन, चलो। अब now in this particular map mp we have the frequency of our complete array. चलो, now the next thing, next what we can do is we will just iterate through this map and we will store those elements in the array which are duplicate means whose frequency is greater than 1, जिनकी frequency एक से ज्यादा है, okay.
So for that, what we will do is we will simply, first of all, we will take a array answer, let's say array answer, basically where we will store the answer. Now, as I told you, for iterating to the map in JavaScript, we have a for each function. Like means it is iterating through the each and every element of the map. So I will write mp dot for each. Let me just copy whatever we have done in the last problem. Okay, because the syntax of this is quite complex. Okay, so yeah, we have taken this and we have copied it. Okay, now for this map we have two things. We have a key value pair. We have the value and the key. Value means the frequency of our key, of our element. Now we have to store that elements whose value is greater than 1. Means whose are duplicates. I will like if values greater than 1. So I will push the current element means key into our answer. Okay. Now there is a base case. The base case is what if there is no duplicate element. Just you can see in this case. In that case, it is saying return -1. So we will check that if the length of our answer is 0, means we don't have any element which has frequency greater than 1, means we have all the unique elements. In that case I will simply push -1 into our answer, and after that I will return my answer. It is not saying us to print, it is saying us to return the answer. Okay, let's compile it. Oh, sorry guys, sorry for that. Yeah, so it was like answer is -1, it is -1. Okay, let's submit it. ओके, गलत क्या हुआ यार? अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है, ये एक चीज और भी बोल रहा है कि आपको सॉर्ट करके देना सर आंसर। ओके, ये बोल रहा है कि आपको जो आउटपुट देना है वो आई थिंक सॉर्ट करके देना है। ये हमारी रॉन्ग आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो रॉन्ग ये आ रहा है कि हमें जो आउटपुट है वो सॉल्ट करके देना है। हमारा आंसर तो सही है पर सॉल्टेड नहीं है। उसके लिए नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड आंसर डॉट सॉल्ट। तो हम लोग इस फंक्शन यूज कर लेंगे। लेट्स चेक इट। ठीक है, रन करते हैं। अभी भी गलत आ रहा है, क्या गलत हो गया यार? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अगेन मैंने क्या किया, मैंने गलती कर दी। जो ये सॉल्ट फंक्शन है ना, ये स्ट्रिंग मान के सॉल्ट करता है। हम लोग ने एक बार पहले भी इसे गलती कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार लेते हैं कि सॉल्ट नंबर्स नंबर्स अरेंज जावास्क्रिप्ट। देखो, जब आपको नंबर्स से सॉर्ट करनी होती है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऐसा एक कंपेयर फंक्शन लेना पड़ता है, ये रहा। क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना, वो सारे नंबर्स को एज अ स्ट्रिंग सॉर्ट करता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग यहाँ पर इसको इसको याद रख लो तुम लोग, जब भी तुमको सॉर्ट करना हो नंबर ए करेगा तो आप ऐसे लोगे। तो लिख लो या सर्च करके आप भी लिख लो, जावास्क्रिप्ट वाले ये देख लेना, डब्ल्यू स्कूल से यहाँ से, ठीक है, ये देख लेना। अब सबमिट करते हैं। अब ये जो सॉर्ट में कोई मतलब नहीं होता यार, ये क्या मतलब था कि सॉर्ट करके आंसर दो, इस वजह से हमारा थोड़ा गलत हो गया, पर कोई नहीं, फाइनली हमारा आंसर तो हो ही गया। तो देखो, बेसिक लॉजिक हमारा ये था यहाँ तक। इसका तो सॉर्ट करना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। दैट वाज अ वेरी बेसिक थिंग, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। चलो, ये तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर भी फिर से वही फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड की हेल्प से हमने सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ये, विच इज काउंट पेयर्स विथ गिवन सम। अब देखो, ये थोड़ा सा अलग है, बहुत काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, एंड आई विल ट्राई, मैं अपने हिसाब से बेस्ट करूंगा कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। मे बी आप पहले से करे हुए हो, पर जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक एरे दे रखी है एन इंटीजर्स की, ठीक है। तो आपको एक इंटीजर के दे रखा है, आपको उस पर्टिकुलर एरे में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, बेसिक कितने ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, पेयर मतलब कोई दो एलिमेंट, कितने कैसे इतने पेयर जिनका सम के इक्वल है, का सम के इक्वल है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो, अब मान लो हम इन्होंने हमें क्या दिया हुआ आंसर, थोड़ी और मान लो इन्होंने हमें ये आंसर दिया हुआ है, ठीक। अब मैं इसको बोलूं 1 5 7 1, ये हमारी एरे है, और इन्होंने हमें दे रखा है के इज इक्वल टू 6। अब ये बोल रहे हैं हमारे पास कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, कितने ऐसे पेयर हैं बेसिकली, जिनका सम 6 के इक्वल है। या मैं अगर थोड़ा सा इसको चेंज करूं, थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कितने ऐसे पेयर हैं जिनका सम 6 से इक्वल है, तो आप बोलोगे एक पेयर तो हो गया 1,5, इसका सम भी 6 है। एक पेयर हो गया 2,4, इसका सम भी 6 है। एक पेयर हो गया 3,3, इसका सम भी 6 है। इसके अलावा कोई भी पेयर, अब आप बोलोगे 5,1, तो नहीं, 5,1 1,5 एक ही चीज है, ठीक है। अगर कोई और, अगर मान लो यहाँ पर एक और वन होता, मान लेते हैं यहाँ पर एक और वन होता, एक 1,5 यहाँ से बन गया, एक 5,1 यहाँ से, तब हम लोग ले सकते थे। पर इसी सेम वन के साथ हम लोग अपोजिट नहीं करेंगे, यूनिक पेयर चाहिए, ठीक है। ये आपसे बोल रहा काउंट करो उन पेयर, बेसिकली काउंट बताओ कितने ऐसे पेयर्स हैं, तो आप बोलोगे 4 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, जो भी 4 3 जो भी पेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो ठीक है। नाउ, अब ये चीज करेंगे कैसे, तो अब पेयर कैसे निकालते हो आप एक एरे के, मैं आपसे बोलूंगी आपको एरे दे रखी है, इसके आप सारे पेयर निकालो। बहुत इजी है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हम लोग इस एरे के सारे पेयर्स देख लेंगे, सारे पेयर्स, और और हर पेयर चेक कर लेंगे किस पेयर का जो सम है वो के इक्वल है। ये बहुत इजी है, हमने सारे पेयर देख लिए इस पर्टिकुलर एरे के, हमने वो देख लिया कितने पेयर्स हैं जिनका सम के इक्वल है, बस हमने आउट काउंट कर लिया, कुछ है ही नहीं इसमें प्रॉब्लम है। चलो भाई, ठीक है। अब पहले तो बात तो आती है कि सारे पेयर देखोगे कैसे, ठीक है। देखो सारे पेयर कैसे देखेंगे, पहले आप, ये वन है, एक पॉइंटर वन पे फिक्स कर लो, एक पॉइंटर वन पे फिक्स कर लो, लेट्स से आई पॉइंटर, और बाकी पॉइंटर को आप बाकी जगह आइटरेट करो। पहला पॉइंटर आता है जे पे, उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट आगे पहला पेयर मिल गया, पहला पेयर क्या है 1,2। अब इस जे को आगे बढ़ा दो, आगे आ गया भाई, अगला पेयर 1,3। अब इस जे को और आगे बढ़ा दो, अगला पेयर 1,5। अब इसको और आगे बढ़ा दो 1,4, और आगे बढ़ा दो 1,3, और आगे बढ़ा दो 1,1। अब हो गए सारे पेयर, हो गए वन से, एक लाइन पूरी कंप्लीट। अब आप जे को आगे बढ़ो, सॉरी आई को, और जे को फिर से शुरू करो, अगला पेयर 2,3, फिर अगला पेयर 2,5, 2,4, 2,3, 2,1, फिर आप आई को आगे बढ़ाओ, जे को आगे बढ़ाओ। तो बेसिकली एक नेस्टेड लूप यहाँ पर चलेगी, और उस नेस्टेड लूप के थ्रू आप सारे पेयर को चेक कर लो, ठीक है। जब भी आपको एक पेयर चेक करना हो किसी भी अरे का, ठीक है, बेसिकली दो इंडेक्स के साथ खेलना हो, दो इंडेक्स के साथ हमें कुछ करना हो, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग इस चीज का यूज करते हैं जो कि होती है नेस्टेड लूप, ठीक है। आई और जे दो पॉइंटर्स लेके उनके बीच ही अरे चला, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं, ठीक। चलो, तो इसके लिए काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओके। सो ये हमारे पास पेयर है, हमें के दिया गया, के मतलब हमें ये सम है, बेसिक इसको हम सम कर देते हैं, या के, चलो ठीक है। के मतलब कि उस पेयर का सम कितना होना चाहिए, कितना सम ये लोग चाह रहे हैं भाई, पेयर का सम कितना हो। कल तुम लोगों ने एक लेट आंसर लिया जो कि इनिशियली जीरो है, मतलब कि भाई आंसर एक है जो इनिशियली जीरो है, इनिशियली जीरो है आंसर, ठीक है।
चलो भाई, बढ़िया है बढ़िया है। अब क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेस्टेड लूप ले लेंगे, ठीक है। तो वी विल टेक अ नेस्टेड लूप, फाइन, इस तरह से। ये हमेशा आई के आगे से होगा, आई जहां पे उससे आगे i+1, ठीक है। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोल रहा, अगर हमारा आई यहाँ पर है, ये उसके आगे से होगा ना। अगर आई यहाँ पर होगा, जे उसके आगे से चलेगा, पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि पीछे में पहले देख चुके हैं। अब आगे आगे ही देखेंगे, बात समझ में आ रही है? चलो भाई, ये हो गया। अब आए, अब भाई हमारा आई एक पॉइंटर पे, आई हमारा एक नंबर पॉइंट कर रहा है, ये हमारा एक और नंबर पॉइंट कर रहा है, तो एक पेयर बन गया ना। मान लो हम लोग बोला, मैं बोलूँ आपसे कि आई हमारा जो है, मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि आई हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और जे हमारा यहाँ पर है, बात समझ में आई? और मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों का, मैं आपसे बोलूँ ये आपका पेयर है, तो इस पेयर का सम क्या हुआ? भाई आई कहाँ पे है, 2 पे है, जे कहाँ पे, 3 पे, का सम निकाल लो, 5 आ गया। आ गया ना? तो बस फिर आपने कहा लेट सम इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे। सिंपली आपको सारा सम यहाँ मिल गया, सम आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखो, इफ दिस सम इज इक्वल टू के, मतलब ये जो सम है और हम लोग जो सम चाहते हैं उसके इक्वल है अगर, तो आप आंसर को प्लस प्लस कर दिया, और लास्ट में आप इस आंसर को यहाँ पे रिटर्न कर दो। लेकिन बट अगर मैं आपसे बोलूं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसको, देखो आप यहाँ पे दो नेस्टेड लूप हैं ऑर्डर ऑफ एन की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और इसी वजह से ये सॉल्यूशन आपको टीएलई देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। अगर मैं इसको कंपाइल करूं, आंसर तो सही आएगा, कंपाइल तो सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आंसर सही आ रहा है, रन सबमिट भी हो जाएगा, बट टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा किसी ना किसी टेस्ट केस। देख लो, 205 टेस्ट केसेस पास हो गए, 204 पास हो गए, 205वें पे आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आप यहाँ पर नेस्टेड लूप ले रहे हैं। नेस्टेड लूप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अलाउड। तो भाई अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, एक नए तरीके से। अब देखते हैं वो तरीका क्या है, ठीक। एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी अमेजिंग वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखते हैं वो तरीका क्या है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड का ही यूज करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड का ही यूज करने वाले हैं, बट एक अलग तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मान लो k इज इक्वल टू 6 है, k इज इक्वल टू 6 है, और मैं आपसे बोलूं कि ठीक है k इज इक्वल टू 6 तो है, बट मैं एक चीज यहाँ देख लूं, क्या यहाँ पर रिपीटेड एलिमेंट्स है? हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो हाँ, मैं आपसे बोलूं कि ठीक है k इज इक्वल टू 6 है, बट एक एलिमेंट को पता हो। मैंने आपसे बोला कि पहला एलिमेंट इसका 2 है, मैंने बोला कि हमारे पेयर का, मान लो पेयर ए कॉमा बी है, मैंने आपसे कहा ए इज इक्वल टू 2 है, मतलब हमें ए पता है कि ए हमारा 2 है, तो बी क्या होगा कि सम 6 आ जाए, ये आप पता कर सकते हो। ऑब्वियसली आप लोग भाई, अगर हमारा सम हमको 6 चाहिए, ए अगर 1 है तो बी 4 होना चाहिए, अगर बी 4 होगा तो हमारा सम जो है 6 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बहुत ही बेसिक चीज है। if I'm asking you that, yeah, your pair sum should be 6, and if I'm giving you the first element of your pair, which is 2, so automatically the second value will be 4, so that the sum will be 6. तो मतलब अगर आपको एक वैल्यू पता हो, तो आप ये पता लगा सकते हो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब एक अलग तरीके से सोच, एक अलग तरीके से, अलग तरीका क्या है, लेट्स से हम लोग यहाँ पर हैं, हमारा आई जो है 4 पे है, तो मैंने आपसे बोला कि आप 4 पे हो, ठीक। आप बताओ, आप 4 पे हो, मतलब एक नंबर हमें 4 मिल गया, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 6, हमें हमारा सम चाहिए 6, आपको 4 मिल गया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या और चाहिए, तो आप बोलोगे 6 - 4, अगर आपको 2 और मिल जाए,
मतलब आपको एक नंबर मिल गया विच इज 4, यू हैव गॉट अ नंबर विच इज 4 and you have to make a sum of 6. For making the sum of 6 you want another number whose value is 2. 6 सम बनाने के लिए आपको एक अलग नंबर चाहिए होगा जिसकी वैल्यू होगी 2. तो आप कैसे पता करोगे 2 है कि नहीं है, 2 प्रेजेंट है एरे में कि नहीं प्रेजेंट है, ये आप कैसे पता करोगे? और ये सेम चीज पता करने के लिए वी यूज मैप और वी कैन से फ्रीक्वेंसी काउंटर मैप. अगर हम लोग एक मैप यहाँ पर लिए और उस मैप में लिखा हो कि एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट या कौन सा एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते. वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली. बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ कि मैं बेसिकली बोल क्या रहा हूँ. तो देखो, मान लो हमने पहले इस पूरी एरे के जो एलिमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड के थ्रू, यूजिंग द मैप, यूजिंग द फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड, जो भी बोलो आप. लेट्स से आई हैव रिटन, ये एक मैप है, मैंने लिखा मैप ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 क्योंकि 2 बार है, मैप ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, मैप ऑफ 3 इज इक्वल टू 1. लेट्स से मैं यहाँ पे एक दो नंबर और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है. हमारा के जो है वो था 6, याद रखना, ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक 5 हटा देता हूँ, नहीं 2 हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर 4 हटा देता हूँ. चलो 3 1 ऐसे जाएंगे, उसका भी रीजन है, बताऊंगा मैं क्यों, ठीक है. हाँ, और यहाँ पे देखो 3 2 बार है, 3 भी हमारा 2 बार है. उसके बाद एम पी ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैव. चलो चलो ये हो गया, ठीक. अब देखो, अब हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दिस. चलो ठीक है. नाउ हमने सारी फ्रीक्वेंसियां लिख ली. अब देखो, अब हम लोग फिर से इस एरे के थ्रू आइट्रेट करें, हम लोग फिर से इस एरे के थ्रू आइट्रेट करेंगे, ठीक. ठीक, पहला एलिमेंट हमें मिला, पहला एलिमेंट मिला 1. हमारा सम है कितना है 6, हमें सम चाहिए 6, एलिमेंट है 1. यहाँ पे हम लोग एक और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से 7 लास्ट में ले लेते हैं. तो हमें एलिमेंट हमारा 1, हमें सम चाहिए 6. तो सम कितना बचा, तो हमें मतलब 6 माइनस 1 5 और चाहिए, हमें 5 और चाहिए, चाहिए और 5. चेक करेंगे कि क्या 5 प्रेजेंट है कि नहीं मैप में. कैसे चेक करोगे, mp डॉट हैश से. और अगर 5 प्रेजेंट होगा इसका मतलब हमारे पास पेयर है जिसका सम 6 है. तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, जितनी बार भी 5 प्रेजेंट होगा, मान लो 5 2 बार प्रेजेंट है तो हमें 2 पेयर मिल गया, 1,5 1,5. अगर 5 एक बार प्रेजेंट है मतलब एक पेयर मिल गया. बेसिकली हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ आंसर में ऐड कर लें. जैसे कि आपका करंट एलिमेंट है 1, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, मतलब हम लोग ये बना सकते हैं. बात समझ में आई? इस तरीके से होगा, बट इसका एक अलग तरीका होगा, एक अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. हम लोग पहले पूरे मैप की फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे, हम लोग जैसे जैसे आइट्रेट करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, बिकॉज ऐसे आपको डुप्लीकेट डबल मिलेगा पर उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. तो मैं मतलब बता रहा हूँ, इतना आपको करना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप फ्रीक्वेंसी काउंट करते जाओगे पहले में, ठीक है. तो अभी आप मान लो कि मैप में कुछ भी नहीं, ठीक है. अभी आपके पास आया एक 1, आपको क्या और चाहिए, आपको 5 और चाहिए. आप देखो क्या 5 है, नहीं, मैप में तो कुछ भी, मैप तो खाली पड़ा हुआ है. ये करोगे, आप बोलोगे सर मैप खाली पर 5 तो है ना, पर 5 उसके आगे है, हम लोग अभी वहां तक गए नहीं, हम लोग अभी स्टार्टिंग में पहले एलिमेंट पे, अभी तक हमारे पास कोई 5 नहीं आया है. अभी हमारा आंसर वही रहेगा, बट एक चीज हो जाएगी कि हमारे हम लोग यहाँ लिख देंगे कि मैप ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.
यहाँ भाई एक हमें 1 मिल चुका है, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे अगले एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगला एलिमेंट है 2। अगला एलिमेंट है 2, मतलब आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए। और क्या 4 है यहाँ पर? नहीं भाई, 4 तो है ही नहीं। तो फिर से आप आगे बढ़ जाओगे, यहाँ पे आप मैप ऑफ 2 को 1 कर दोगे। ठीक, चलो, और आप फिर से और आगे बढ़ जाओगे, 3 पे आ जाओगे। अब जब 3 पे आए तो आपने फिर देखा क्या यहाँ पर कोई 3 है या नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा नहीं, 3 तो नहीं है, देयर इज नो सच 3 प्रेजेंट। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सिंपली एमपी ऑफ 3 को 1 कर दोगे, एमपी ऑफ 3 को 1 कर दोगे। ठीक, कि भाई एक 3 अब आ चुका है। फिर आप आगे जाओगे, अब देखोगे यहाँ पर 5 आ चुका है। अब आपको 5 मिला है, आपको 6 बनाने के लिए और क्या चाहिए, आपको चाहिए 6 बनाने के लिए 1 और। अब चेक करो क्या एक कोई 1 है वहां पे, हाँ यहाँ तो एक 1 पड़ा हुआ है। इसका मतलब आप एक पेयर बना सकते हो 1,5 का। 5 यहाँ पर है, 1 मैप में पड़ा, मतलब पहले कहीं मिल चुका है, तो आपने आंसर में +1 कर दिया, और आपने यहाँ पर इस 5 को भी इस मैप में ऐड कर दिया, और आप आगे बढ़े। ठीक है, अगला है 3। अगला 3 है, आपको सम चाहिए 6, मतलब आपको 3 और चाहिए। तो 3 और चाहिए का मतलब क्या है, आप पहले चेक करो क्या पहले से कोई 3 प्रेजेंट है कि नहीं। हाँ भाई 3 प्रेजेंट है मेरा पहले से, मतलब आपको एक और पेयर मिल गया, आपने एक और +1 कर दिया, और फिर आपने इस 3 को भी ऐड कर दिया, क्योंकि 3 पहले से प्रेजेंट है तो आपने इसको +1 कर दिया, एक और बढ़ा दिया। ठीक, अब अगला है 1। अगला 1 है, चाहिए 6, मतलब 5 चाहिए। अब आप देखोगे क्या 5 पहले से प्रेजेंट है, हाँ 5 पहले से प्रेजेंट है, ये देखो। तो मतलब हम लोगों को एक पेयर और मिल गया। बेसिकली अभी तक हमें 3 पेयर मिल चुके हैं, एक है 1,5, एक मिला हमें 3,3, एक मिला हमें 5,1। ये 1,5, 3,3, 5,1। अगला है 7। तो देखोगे कि 7 जो है वो तो k से बड़ा है, 7 k से बड़ा है, तो माइनस भी करेंगे तो -1 आएगा, जो कि हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो वो हम लोग नहीं लेंगे। देखें अगर नेगेटिव एलिमेंट्स है ना, नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली हमें यहाँ से 3 पेयर मिल गए, हमें 3 पेयर मिल गए। इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पर हमारी चीजें हो रही हैं, ऐसे ही यहाँ। अब एक बार चलो उसको देखते हैं, ठीक है, एक बार उसको देखते हैं। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 1 1 1, और k इज इक्वल टू 2 है। देखते हैं ये कैसे हो रहा है, इसका आंसर 6 आएगा, देखते हैं कैसे। ठीक है, देखते हैं। तो पहले हमारा आई यहाँ पर है, हमारा मैप पूरा खाली पड़ा हुआ। ठीक है, पहला आई आया, जब सम चाहिए 2 -1, चेक करें क्या पहले से कोई 1 है, नहीं है, कोई 1 नहीं है, तो वो नॉर्मली यहाँ पर एमपी ऑफ 1 को 1 कर देगा, और आगे बढ़ जाएगा अगले केस पे। चलो, अब क्या करेंगे, अब फिर से 1 आ गया, फिर वो 1 देखेगा क्या कोई 1 है, हाँ भाई यहाँ तो एक 1 है, वो आंसर में 1 ऐड कर देगा, फिर वो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर वो देखेगा करेंट एलिमेंट 1 है, सम चाहिए 2, मतलब हमें एक 1 और चाहिए। क्या हमारे पास कुछ पीछे 1 आ चुके हैं, हाँ आ चुके, कितने 1 आ चुके हैं, 2 1 आ चुके हैं, तो +2 कर दिया, फिर वो आगे बढ़ गया, यहाँ पे +1 कर दिया पहले 1 का। फिर उसने कहा करंट एलिमेंट 1 है, हमें एक 1 और चाहिए, क्या है, हाँ है 3 और है, 3 और का ऐड कर दिया, 6 आंसर यहाँ पर हो गया। इसको एक बार आप लोग भी ड्राई रन करना, तब और अच्छे से समझ में, तो एक बार आप लोग ड्राई रन करना और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो चलो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक मैप ले लेंगे, एम पी वेर एम पी इज इक्वल टू न्यू मैप। ठीक, एंड उसके बाद हम लोग एक एरे के थ्रू आइट्रेट करेंगे, आइट्रेट थ्रू एरे, फाइन।
अब हमने एक अरे का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर आपके पास एक एलिमेंट है, आपको सम चाहिए इक्वल टू के, तो पहले तो आप उसका कितना सम आपका बचा हुआ है वो निकालो। लेट से आप निकाल लिया, लेट y इज इक्वल टू के माइनस एक्स। भाई हमारे पास x है, हमें सम चाहिए के, तो कितना बचा हुआ है, ठीक है। चलो यार निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, आप चेक करो क्या ये y पहले से प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो आप उस y को ऐड कर दोगे आपके आंसर। तो आप चेक करोगे इफ मैप डॉट हैज y, जैसे तो यहाँ पे कर रहे थे ना, जैसे हमारे पास करंट एलिमेंट था, मान लो करंट एलिमेंट था 5, ठीक है, और हमें सम चाहिए था 6, 6 माइनस 5 मतलब 1। तो हमें चेक करना है अगर 1 प्रेजेंट है इसके पहले कहीं, तो मतलब हमारे पास एक पेयर आ गया। तो आप देख रहे थे क्या कहीं 1 प्रेजेंट है कि नहीं है, इसी तरीके आप लोग यहाँ भी करो। कहने बाद आपको यहाँ पे 1 2 करना पड़ेगा, एक और बनाया था, ठीक है। तो अगर है प्रेजेंट तो आप अपने आंसर में क्या करोगे, mp डॉट गेट वाई, भाई जो भी वाई कितनी जितनी भी अपीयर कर रहा है, जो भी उसकी वैल्यू आप ऐड कर दो। और इसके बाद एक काम और होगा, वो काम क्या होगा कि आपका जो करंट एलिमेंट है की फ्रीक्वेंसी भी तो मैप में ऐड करोगे। मैं बोला था लास्ट में आपको इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओगे। वो तो बिल्कुल नॉर्मल से मेथड, जैसे नॉर्मल मेथड होता है फ्रीक्वेंसी ऐड करने का, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, ये रहा, यही नॉर्मल से मेथड आप यहाँ पर इसको ऐड कर दोगे। मैं काम कर दो उसको फुल स्क्रीन में कर लो यार, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। तो ये जो यूज ये हो रहा है टू ऐड फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एलिमेंट, ये यूज हो रहा है टू ऐड इन आंसर कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है। और फाइनली इस सब के बाद हम लोगों ने आंसर को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। चलो एक बार कंपाइल कर देखते हैं, एक ना ये क्या हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा ये वाला केस तो सही चल रहा है, मतलब हमारा जो सैम्पल टेस्ट केस है वो तो बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, जी सारे टेस्ट करके। उसके पिछले वाले में आपने देखा होगा हमारा टीएलई आया था, टाइम लिमिट एक्सीडेड, पर इस वाले केस में हमारा सारे टेस्ट केस पास कर गए हैं। क्या रीजन है, रीजन ये है यहाँ पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्स थी वो ऑर्डर ऑफ एन है। पिछले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। बात समझ में आ रही है, this is our time complexity for this particular code for this particular program, and इसी वजह से ये प्रोग्राम में टीएलई नहीं आया है and it, अभी आपने देखा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया फाइंड रिपीटिंग नंबर, दूसरा क्वेश्चन किया था फाइंड डुप्लीकेट्स या फाइंड यूनी भी कह सकते हो, दोनों चीजें कर रहे हैं क्वेश्चन में। भाई यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 1 है और डुप्लीकेट है, अगर इक्वल टू 1 है तो यूनिक हो गया, सिंगल बार पे कर रहा है। और लास्ट में किया काउंट पेयर्स विद गिवन सम। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने मैप के थ्रू से किए, फ्रीक्वेंसी काउंटर मैप थ्रू किए, हैशिंग के थ्रू किए, कुछ भी बोल लो सब एक ही होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये हम लोग ने यहाँ पर सीख लिया है। अब एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है अगला वाला, ये फिश बस करके थोड़ा बेसिक्स का क्वेश्चन है, मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, कोई इतना बहुत खास नहीं है, बट हाँ बेसिक्स है तो जरूरी है पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीज और पढ़ेंगे, बेसिक सिंटेक्स, बेसिक्स मान लो जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कैसे हमें करना है, ठीक है। सो अभी आज के लिए मैं ये क्वेश्चन फिश बस और एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट छोटा सा वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फिश बस। फिश बस क्या है, ये बोल रहा है आपको कि आपको एक एन दिया गया होगा, आपको क्या करना है कि अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल, तो आपको वहां पर आउटपुट करना है फिश बस। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो फिश बस आउटपुट करो। अगर एक नंबर सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो फिश करो। अगर एक नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल है
तो सिर्फ बज प्रिंट करो, या कहीं भी एरे वगैरह में स्टोर करना होगा। और इनमें से कोई भी अगर चीजें ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आप उस नंबर को ही प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये 5 केसेस हैं। और ये सब कुछ आपको 1 से लेके n तक सारे नंबर्स के लिए, फ्रॉम 1 टू n सारे नंबर्स के लिए आपको ये चीजें करनी है। आपको एक n दिया गया होगा, आपको 1 से लेके n तक सारे नंबर्स के लिए चीज करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो n दिया गया था 3, तो 1 ना तो फिज है ना तो बज है, 1 प्रिंट कर दिया, डायरेक्टली नंबर प्रिंट कर दिया। 2 ना तो फिज है ना तो बज है। 3 जो है वो फिज नंबर है, क्यों? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। इसी तरह यहाँ देखो 4 कुछ नहीं है, और जो 5 वो बज है क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 15 की जगह इन्होंने फिज बज प्रिंट किया, क्योंकि 15 जो है वो एक फिज बज नंबर है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इस तरीके से प्रॉब्लम है, काफी बेसिक सा क्लियर सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। और ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ये सारी चीजें हमें 1 से लेकर n तक सारे नंबर से चेक करनी है। तो हमें यहाँ पे एक n दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे, एक हम लोग पहले एक लूप चला लेंगे, लेट i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक की। अब देखो अगली चीज क्या है, हमें इन सबको एक आंसर में स्टोर करना है, हमें उसको एक एरे में, लास्ट में हमें उसको रिटर्न कर देना है। ठीक, ग्रेट, बढ़िया। अब देखो अगली चीज, ठीक है, अगली चीज देखो पहले। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि पहले आप चेक करो फिज बज, फिर बज, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा गलती लोग यही करते हैं। मैं वो लिखता हूँ, ठीक है, पहले मैं बहुत ही बेसिक सा कोड लिखता हूँ। इफ करंट नंबर है वो अगर 3 से भी डिविजिबल है एंड वो 5 से भी डिविजिबल है, तो आप क्या करो, तो आप अपने आंसर में एक चीज पुश करो जो कि है, इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, आ गया फिज बज। चलिए सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, गलत ना हो। ठीक, एल्स इफ अगर आपका करंट नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपको क्या पुश करना है, इन दैट केस यू हैव टू पुश फिज। ठीक है, ये हो गया। इसी जगह अगर आपका नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आपको यहाँ पर बस प्रिंट, एंड एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है, तो आप बोल रहा है वो आप उस नंबर को ही प्रिंट करो। तो आप बेसिकली इस आंसर में क्या पुश कर दोगे, आप इस आंसर में वो नंबर आई को ही पुश कर दोगे। बात समझ में आई? आई, ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद में लास्ट में आप क्या करोगे, आप इसको रिटर्न कर दोगे। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, इसके ऊपर रन करके देख लेते हैं, होपफुली रन कर जाएगा। अच्छा, इसमें एक गलती हम लोगों ने की, गलती ये किया है कि जब ये नंबर हम लोग डायरेक्टली आई प्रिंट करें, जबकि हमें उस नंबर को स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करना है। तो इस तरीके से करके देखते हैं, इस तरीके से मतलब स्ट्रिंग बना के देखते हैं नंबर को। अगर आप उसमें आई प्लस स्ट्रिंग ऐड कर दो तो स्ट्रिंग बन जाएगा। हाँ, बन गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया स्ट्रिंग। अब मान लो आपको एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सिंपली उसमें प्रेस कर दो कंपेयर स्ट्रिंग को, तो वो स्ट्रिंग उसको टाइप कास्ट कर लेगी। ठीक है, हम लोग सबमिट करके देखते हैं, होपफुली चल जाना चाहिए यार। चल गया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर चल चुका है, हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ रन कर चुका है। अब देखो इसमें लोग गलती क्या करते हैं, मैंने तो बता दिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर मेन चीज गलती क्या करोगे। ठीक है, गलती क्या करते हैं लोग, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गलती करते हैं कि क्या, अगर आप इसको मान लो, आप मान लो ये वाली जो कंडीशन है इसको आप ऊपर रख दो, इस वाली कंडीशन को आप नीचे रख दो, क्या अभी भी ये क्वेश्चन सही है? नहीं, अब ये क्वेश्चन सही नहीं है। मे बी आपका टेस्ट केस पास हो जाए, मे बी पास हो गया, अगर मैं उसको सबमिट करूंगा तो ये गलत बताए। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं चेक कर लेता हूँ ना इसको, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसको टेस्ट केस चला के। मान लो मैं इसमें देता हूँ 15, ठीक है, करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये 15 के लिए क्या करेगा, 15 में चेक करेगा कि क्या वो जो 15 है वो 5 से डिविजिबल है। 15 5 से डिविजिबल होता है, तो वो सीधे बस प्रिंट कर देगा। देखो 15 के लिए वो बस प्रिंट करता है, ये देखो। तो जबकि प्रिंट क्या करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए फिज बस। इसलिए पहले हम लोग फिज बस के लिए चेक करेंगे,
क्योंकि जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, हो सकता है वो 3, 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो पहले दोनों वाला केस देख लो, अगर दोनों से डिविजिबल नहीं है तब अलग अलग चेक करो। ये गलती लोग इसमें करते हैं, समझ में, ये गलती बेसिकली लोग इसमें करते हैं। अदरवाइज अगर अब आप देखोगे, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही रन कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली आप सबमिट कर सकते हो, ठीक। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक फिश बस का प्रोग्राम था, काफी फेमस है ये, काफी काफी कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक, जो हमने भी सीखी। अब एक यार नई चीज एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो ये होगी कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि एक नंबर जो है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ इंटीजर और नॉट। भाई हमें एक नंबर दिया गया, हम कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर एक इंटीजर है कि नहीं है, वो नंबर एक इंटीजर है कि नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। ये भी तो एक चीज होती है, इसको समझते हैं, ठीक है, तो समझते हैं कैसे हम लोग चेक करेंगे कि एक नंबर इंटीजर है कि नहीं है। तो देखो, एक तो आता है हमारे पास इज इंटीजर करके एक इनबिल्ट फंक्शन आता है, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कहता है इज इंटीजर। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा नंबर डॉट इज इंटीजर ब्रैकेट में लिख दिया एक्स, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू देगा अगर एक्स इंटीजर है, फॉल्स देगा अगर एक्स इंटीजर नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वीएस कोड खोल लेता हूँ, ये मेरा सिलेबस है। जस्ट अ मिनट। ओके, इसमें मान लेते हैं हम लोग अब को हम लोग एरेज करना मान लेते हैं इज नंबर डॉट जीएस। ये पता करना कि हमारा जो गिवन नंबर है वो नंबर है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 5, ठीक, और मैं सेम सिंटेक्स में कॉपी कर लेता हूँ। तो ये तो हमें चेक करता है कि इंटीजर है कि नहीं है, ये जो क्वेश्चन है तो हमें चेक करेगा कि इंटीजर है कि नहीं है। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो बताएगा वो, अच्छा एक्स, तो यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा हमें, तो बोलेगा एक्स इज इंटीजर क्योंकि वो इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा x.5, अब बोलेगा एक्स इज अ फ्लोट वैल्यू, क्यों, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू हो गई ना, पॉइंट लग गया वहाँ पे, डेसिमल लग गया। तो ये तो हमारा एक प्रोग्राम है जो कि बताता है एक्स जो है एक नंबर वो इंटीजर है कि नहीं है। भाई नंबर और इंटीजर है, लेकिन हो सकता है वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक ही ना हो। उसके लिए हमारे पास ये पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम है, इसको हम लोग मैं लिखेंगे। अगर पहले तो ये प्रोग्राम चेक करता है कि इसका टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ एक वेरिएबल होता है, कीवर्ड होता है। टाइप ऑफ एक्स ये चेक करता है क्या इस गिवन नंबर ये नंबर है कि नहीं है, इंटीजर है, फ्लोट है, बात की बात है, नंबर है कि नहीं है। तो वो इज नाइन, इज नॉट अ नंबर, और ये फंक्शन यूज करते हैं, चेक करते हैं कि क्या जो गिवन नंबर है वो नंबर है कि नहीं। अगर वो मान लो मैं यहाँ पे इसको ऐसे दे दूँ, स्ट्रिंग दे दूँ और मान लो प्रिंट कर दूँ, तो बोलेगा 5.5 इज नॉट अ नंबर, मतलब वो नंबर ही नहीं है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर ये नंबर है तो हमें चेक करना है कौन सा नंबर है, इंटीजर है कि फ्लोट है, वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर 5.5 फ्लोट दिया, अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, सिर्फ 5 रखूं, तो वो देगा इंटीजर, ठीक है। ये आ गया, ये आपका एक तरीका हो इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू चेक करने का। अब आते हैं अगले तरीके, अगला तरीका रिजेक्ट्स के थ्रू। तो रिजेक्ट्स पैटर्न के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं इफ अ नंबर इज अ फ्लोट नंबर और अ इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा रिजेक्ट्स पैटर्न है, ठीक। ये रिजेक्ट्स पैटर्न में बताता है कि एक नंबर जो है वो फ्लोट नंबर है या फिर इंटीजर नंबर है। तो रिजिक्स पैटर्न बहुत ही बेसिक है। अगर हमारे पास 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं रिजिक्स पैटर्न में, तो वो बेसिकली रिजिक्स एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कैसे आप रिजिक्स पैटर्न, इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो नंबर है वो इंटीजर है कि नहीं इंटीजर है, एंड डॉट टेस्ट यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ एंड मैं इसी में एक नया फाइल बना लेता हूँ regex.js करके, एंड उसमें हम लोग अगर यहाँ पे लिख दें लेट एक्स इज इक्वल टू 5 और इसको हम लोग कॉल कर लें,
देखो ये हमारा रेजिक्स पैटर्न लिखा हुआ है एंड 5 इज इंटीजर। उसने बताया कि 5 एक इंटीजर, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5 को 0.5 तो बता देगा 5 एक फ्लोट वैल्यू, 5 एक फ्लोट वैल्यू। तो बेसिकली ये फ्लोट है या इंटीजर, इसको बताने के लिए हमारे यहाँ पर रेजिक्स पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर प्रोग्राम, ठीक। और टेस्ट जो होता है, टेस्ट जो मैं यूज देखो ये टेस्ट यूज किया ना, टेस्ट। तो टेस्ट जो है यहाँ लिखा हुआ है, टेस्ट मेथड टेस्ट इज अ मेथड ऑफ द रिजेक्ट एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट। तो रिजेक्ट एक्सप्रेशन एक ऑब्जेक्ट होता है जो बेसिकली रिजेक्ट पैटर्न वगैरह में यूज होता है। तो ये तरीका होता है, इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो नंबर है कि नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो नंबर में दिया गया है वो बेसिकली एक इंटीजर है या फ्लोट है। हमने दो तरीके से पता किया, एक तो था इस नंबर। तो बेसिकली इनबिल्ट प्रोग्राम से हमने पता किया कि एक जो हमें इंटीजर दिया गया है, जो कुछ भी दिया गया है, वेरिएबल दिया गया है, पहली चीज वो नंबर है कि नहीं, वो हमने यहाँ पता कर लिया, इफ एल्स लगा दिया। उसके बाद अगर वो नंबर है तो इंटीजर है कि फ्लोट है। भाई नंबर तभी दो चीजें आई ना, इंटीजर नंबर है कि फ्लोट नंबर है, वो हमने यहाँ पता कर लिया, इंटीजर है या फ्लोट है, ठीक है। तो वो यहाँ से जा गई है। और सेम चीज हम लोग रिजेक्ट थ्रू पता कर रहे हैं, वो जो नंबर है वो इंटीजर है कि फ्लोट है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्री डिफाइंड रिजेक्ट पैटर्न लिखा हुआ, ठीक है। ये हो गया। और हमने इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में हमने अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कि था फिशबर्स। तो बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था, इफ एल्स के थ्रू ही करना है, बट काफी कुछ हमें उसे सीखने को मिला कि भाई किस तरीके से सिर्फ जो ऑर्डरिंग होती है ना, मैंने जरा सा इस वाले को ऊपर रख दिया, उसको नीचे कर दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऑर्डर किस ऑर्डर में हमने इफ एल्स लिखा हुआ है, कभी कभी ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये एक चीज हो गई। और हमने जो बेसिक फोकस किया है वो किया है मैप पे, कैसे आप लोग मैप का यूज करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, कैसे आप उस फ्रीक्वेंसी का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। एंड बेसिकली दिस फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड, दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं मैप का हम लोग लास्ट टेस्ट वीडियो का, फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है, कि मैप कैसे वर्क करता है। बिकॉज आई आई वांट कि आप लोग सबको मैप अच्छे से आ जाए, ठीक। तो देखो मैप कैसे काम करता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक एरे रिलेट की थी, हमें क्या करना था, हमें इस एरे में एक एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार अकर कर रहा है, ये हमें पता करना था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक एरे के थ्रू आइटरेट किया और हमने सोचा कि हमें उस हर एलिमेंट के लिए उसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी इस मैप में स्टोर करें। अगर इस मैप में वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी जो पास्ट फ्रीक्वेंसी है, अभी तक की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें +1 कर देंगे अगर वो प्रेजेंट होता है। और अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लोग उसमें सेट कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी की 1, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग 1 सेट कर देंगे। ये होता है मैप में। तो अगर नया नंबर है, पहले से प्रेजेंट नहीं है मैप में, मतलब नया नंबर मतलब नई फ्रीक्वेंसी, 1 फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया। अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी +1 कर दो, पुराने से एक ज्यादा कर दो। और फिर हम लोग फॉर ईच लूप के थ्रू, फॉर ईच लूप की हेल्प से हम लोग आइटरेट भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मैप के थ्रू। और बेसिकली इतना ही पार्ट अगर आप कर लोगे तो इतना पार्ट काफी ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने से ही हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस किए थे रिपीटिंग नंबर और ये, इसमें हमने बस फ्रीक्वेंसी फाइंड की, उसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है मतलब डुप्लीकेट है, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो रिपीटिंग नंबर है, बस। हाँ, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि भाई किस तरीके से सम निकलेगा और कैसे आइट्रेट करना है, आइट्रेट करते हुए कैसे फ्रीक्वेंसी सेट करना है, काफी चीजें हमने यहाँ पे की। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, धीरे धीरे हम लोग अपनी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर अभी बेसिकली पूरे प्रोग्राम में समझा है। एंड दिस वाज द कंप्लीट रोड मैप। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद सम more problems from next sessions, next lectures. And I hope that for this particular video it is clear to everyone and you all are now clear with this frequency counter method, this map. Okay.